जय हिंद मित्रों। इसमें हम डिस्कशन करेंगे जनहित याचिका के बारे में। पूरी बातें हम अध्ययन करेंगे। जनहित याचिका को इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि शॉर्ट में कहते हैं इसको PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। तो सबसे पहले थोड़ी हम भूमिका देखते हैं इसके। और ये सब जो है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार उसके द्वारा लिखित एक 10 पेज का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसमें जनहित याचिका क्या है पूरा एकदम विस्तार से चीज़ों को दिया गया है। ये जनहित याचिका क्या है, यहीं शुरू करें। तो जनहित याचिका वह याचिका है जो कि जन लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका निम्नलिखित न्यायालयों के समक्ष दायर की जा सकती है। नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं। तो जनहित याचिका कब दायर की जा सकती हैं? चलिए हम थोड़ा बेसिक पहले पढ़ाई करते हैं यहाँ सादे पेज पर। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ था। तो जनहित याचिका की उत्पत्ति और विकास कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका, इन तीनों की शुरुआत हुआ था अमेरिका में ही। तो जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। 1960 के दशक में हुआ था। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्वहीन समूहों एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया था। फिर से, अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया था। यानी ऐसा वर्ग जिसके पास में अपना प्रतिनिधित्व नहीं है, वो प्रतिनिधित्व विहीन है। तो प्रतिनिधित्व विहीन जो वर्ग है उसके हितों की सुरक्षा के लिए अमेरिका में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में किया गया था। इसे इस तथ्य के आलोक में शुरू किया गया कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार आबादी के महत्वपूर्ण भागों एवं महत्वपूर्ण हितों को अपनी सेवाएं देने में विफल रहते हैं। इनमें शामिल हैं गरीब, पर्यावरणवादी, उपभोक्ता, प्रजातीय एवं नृजातीय अल्पसंख्यक तथा अन्य। फिर से देखें, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया था। इसे इस तथ्य के आलोक में शुरू किया गया कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार आबादी के महत्वपूर्ण भागों एवं महत्वपूर्ण हितों को अपनी सेवाएं देने में विफल रहते हैं। इनमें शामिल हैं गरीब, पर्यावरणवादी, उपभोक्ता, प्रजातीय एवं नृजातीय अल्पसंख्यक तथा अन्य। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा न्यायिक सक्रियता की अवधारणा से निकटता से संबंधित है। जनहित याचिका के उद्भव के लिए मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रियता भूमिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। दूसरे शब्दों में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। तो जनहित याचिका जो है वो न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। न्यायालय सक्रिय होकर के खुद बताइए कि जनहित याचिका का क्या इम्पोर्टेंस है। वास्तव में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय रूप या अभिव्यक्ति है। भारत में जनहित याचिका या PIL की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था, के दशक के मध्य में हुआ था।
तो भारत में जनहित याचिका या PIL की शुरुआत कब हुआ था? तो 1980 के दशक के मध्य में हुआ था, मिड में। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। दो नाम, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस PN भगवती, PN भगवती। तो जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती, ये दो लोग हैं। इनको माना जाता है कि ये हैं भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सामाजिक हित याचिका, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, वर्गीय क्रिया याचिका, क्लास एक्शन लिटिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो PIL के अन्य नाम भी हैं। PIL के प्रवर्तक कौन है? तो VR कृष्ण अय्यर, VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती, यह हैं भारत में PIL के प्रवर्तक। अगला बिंदु, इनको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इनके 4 नाम और हैं। 1 2 3, 3 नाम और हैं। एक है सोशल एक्शन लिटिगेशन, कह सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो है ही। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। उनमें से एक है सोशल एक्शन लिटिगेशन। फिर है सामाजिक हित याचिका यानी कि सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर वर्गीय क्रिया याचिका, क्लास एक्शन लिटिगेशन। तो 3 नाम है, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन। अब PIL का अर्थ क्या होता है? PIL का मीनिंग क्या है? भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई। भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। फिर से, भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई। ठीक, पहले क्या था कि वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता था जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। कोई व्यक्ति है, अगर इसके किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो यही जा सकता था कोर्ट में। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। वहीं PIL इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है। PIL यानी कि जनहित याचिका पहले क्या था? इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। वहीं PIL इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप PIL है। PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है अगर ये व्यक्ति या समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते। फिर से, पहले वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता था जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो।
वहीं PIL इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है। PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है अगर ये व्यक्ति या समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते। इस प्रकार PIL में एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पर ही अन्य व्यक्तियों के अधिकार दिलाने अथवा एक आम शिकायत दूर करने के लिए न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने PIL को इस प्रकार परिभाषित किया है। एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित है अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा है जिसके कारण उनके कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हो के मामले कानूनी कार्यवाही शुरू करना। PIL कानून के शासन के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के लिए PIL जरूरी है। तो PIL कानून के शासन के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। इससे न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति की गति को तीव्र किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में PIL के वास्तविक उद्देश्य 3 हैं। PIL के 3 वास्तविक उद्देश्य हैं। पहला, कानून के शासन की रक्षा करना, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करना। दूसरा, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना। और तीसरा है मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त करना। तो PIL के जो उद्देश्य हैं, आसान से 3 उद्देश्य हैं। पहला, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करना। दूसरा, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, वर्गों की न्याय तक पहुंच, प्रभावकारी पहुंच बनाना। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है उनकी भी न्याय तक पहुंच हो सके, इसको सुनिश्चित करना। और तीसरा है मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त करना, यानी फंडामेंटल राइट्स को सुनिश्चित करने के लिए। तो रूल ऑफ लॉ और जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए हैं, जो अपने न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने का जरिया है PIL। और तीसरा, फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करने के लिए। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित के लिए और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो 3 उद्देश्य हैं PIL के। अब देखते हैं कि PIL की विशेषताएं क्या हैं। तो PIL की कुछ 8-9 विशेषताएं हैं। पहला है कि PIL कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है। PIL कानूनी सहायता आंदोलन, तो एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन का नाम है कानूनी सहायता आंदोलन। तो कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है और इसका आशय है गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना, जो कि मानवता के कम द्रष्टव्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। दूसरा विशेषता क्या है? PIL एक भिन्न प्रकार का वाद है, सामान्य पारंपरिक वाद के मुकाबले, जिसमें 2 याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है और दूसरा पक्ष ऐसी किसी सहायता का विरोध करता है। तो एक तो पारंपरिक वाला है कि 2 पक्ष हैं, उनके बीच में हो रहा है, तो एक तो पारंपरिक वाद होता है। और ये जो PIL है वो पारंपरिक वाद से भिन्न है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति या समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो प्रतिनिधित्व विहीन वर्ग हैं उनके लिए। तो ये भिन्न प्रकार का है कुछ। ठीक है।
तीसरा विशेषता है कि सामान्यवाद की तरह PIL न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित तो सामान्यवाद की तरह PIL न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना है तथा रक्षा करना होता है। चौथा, PIL की मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए या अनिवार्यत नहीं रहना चाहिए, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब और अशिक्षित हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन हैं, तो उनको भी मुख्य धारा में कानून के रूप में लाया जाए। PIL अनिवार्य रूप से एक सहकारी प्रयास है। याचिकाकर्ता राज्य या सार्वजनिक प्राधिकार तथा न्यायालय की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक या कानूनी अधिकारों, सुविधाओं व विशेषाधिकारों को उपलब्ध कराया जाए और उन्हें सामाजिक न्याय सुलभ कराया जाए। तो सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है PIL। ये विशेषता है, सामाजिक न्याय इसमें सुनिश्चित होता है। छठा, PIL में जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामाजिक, सामूहिक, विसरित अधिकारों एवं हितों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया जाता है। फिर से, PIL में जनाघात का निवारण करने, यानी जिस जन के ऊपर आघात लगा है उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो PIL में जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, कि ऐसे कर्तव्य जो सबको करने चाहिए उसके प्रवर्तन के लिए PIL दायर किया जा सकता है। तो जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामाजिक, सामूहिक, विसरित अधिकारों एवं हितों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया जाता है PIL। सातवां, PIL में न्यायालय की भूमिका उसकी पारंपरिक कार्यवाहियों की तुलना में अधिक मुखर होती है। जनता के प्रति कर्तव्य के लिए बाध्य करने, सामाजिक, सामूहिक, विस्तृत अधिकारों एवं हितों अथवा जनहित को बढ़ाने में इसका PIL का यूज़ है। हालांकि PIL में न्यायालय पारंपरिक निजी विधिवादों के अनजान लचीलेपन का प्रयोग करता है। आठवां है यह, हालांकि PIL में न्यायालय पारंपरिक निजी विधिवादों के अनजान लचीलेपन का प्रयोग करता है। न्यायालय द्वारा चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, यह वह प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि न्यायिक मत एवं न्यायिक कार्यवाही के लिए जाना जाता हो। और नौवां है विशेषता, PIL में पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग वैयक्तिक अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता। ठीक, PIL में पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग वैयक्तिक अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता। उसमें सामाजिक हित, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक हित जुड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं कि PIL का विषय क्षेत्र क्या है, किन किन क्षेत्रों के लिए हम PIL दायर कर सकते हैं। तो 10 क्षेत्र हैं। 10 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें PIL का विषय क्षेत्र आता है। 1988 में, कब, 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के रूप में, तो 1988 में
सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया। इन्हीं दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया। इनके अनुसार निम्नलिखित कोटियों में आने वाली याचिकाएं ही सामान्यतया जनहित याचिका के रूप में व्यवहृत होंगी। तो 10 चीज़ें हैं। तो 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश निकाला था, कोई कानून नहीं आया था इसके लिए, और 2003 में इसी दिशा निर्देश में संशोधन हुआ था और ये सारे विषय क्षेत्र आए थे जिसमें PIL को दायर किया जा सकता है। चलिए, पहला बंधुआ श्रमिक, दूसरा उपेक्षित बच्चे, तीसरा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन, अपवाद वैयक्तिक मामले, यानी वैयक्तिक मामला छोड़ करके अगर श्रमिकों का शोषण हो रहा है, श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, बंधुआ श्रमिक बनाया जा रहा है, तो हम जा सकते हैं। तो मतलब श्रमिक से संबंधित वृहद चीज़ें हैं कि श्रमिक कानून का उल्लंघन हो, या इनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा हो, या फिर इनका शोषण हो, किसी भी प्रकार का श्रमिक के साथ में व्यवहार अच्छा अगर नहीं हो रहा है, तो ये जाकर के PIL दायर किया जा सकता है इनके हित के सुरक्षा के लिए, बंधुआ श्रमिक हों। चौथा, और उपेक्षित बच्चे तो हैं, उपेक्षित बच्चे, इनके लिए जाया जा सकता है। चौथा, जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन। फिर से, ये जेल से संबंधित है, इसमें भी PIL दायर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत करना हो, कि जेल में कोई कैद है तो उसको पुलिस लोग खूब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो PIL दायर किया जा सकता है। या फिर समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन। तो आवेदन करना है कि भैया समय से पहले मुक्ति कर दिया जाए, इसको मुक्त कर दिया जाए, इसकी तबीयत खराब है या कुछ है, या इसे 14 वर्ष होने के बाद भी कैद किया जाए, तो उसकी सज़ा को बढ़ाने या घटाने से संबंधित कोई वाद है तो उसको भी PIL में लाया जा सकता है। जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति या रिहाई, मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा, तो ये सब चीज़ जेल में जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स हम कह लें मोटी मोटा, उनके लिए हम PIL दायर कर सकते हैं। पांचवा, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु, तो ये चीज़ पुलिस बोला है कि पुलिस FIR को नहीं लिख रही है या पुलिस उत्पीड़न कर रही है ना, पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई, तो PIL दायर किया जा सकता है। तो पुलिस से संबंधित विस्तार से। तो बाहर देखें हम, बंधुआ श्रमिक, उपेक्षित बच्चे। श्रमिक से संबंधित 3-4 चीज़ें, बंधुआ श्रमिक है तो उसका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा हो, तो उसका शोषण हो रहा हो, तो श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो, तो हम PIL दायर कर सकते हैं। उपेक्षित बच्चों के हितों के लिए PIL दायर कर सकते हैं। और जेल में जो कैदी हैं उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनकी सज़ा को कम या ज़्यादा करने के लिए, और जेल में मृत्यु हो गई तो इन सब के लिए हम याचिका दायर कर सकते हैं। फिर पुलिस अगर मामला को दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गया है, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, मार पीट रही है, तो हम PIL को दायर कर सकते हैं। फिर छठा है, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधू उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण इत्यादि। तो महिलाओं संबंधित जो अत्याचार हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है,
जैसे कि वधू उत्पीड़न, कि कोई बहू है घर की, उसका उत्पीड़न हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है। दहेज दहन, दहेज कारण से उसको जला दिया। बलात्कार, हत्या, अपहरण, तो ये चीज़ें और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए PIL को दायर किया जा सकता है। तो फिर से बंद हुआ, मतलब श्रमिक से संबंधित, बच्चों से संबंधित, फिर जेल से संबंधित, पुलिस से संबंधित, महिला से संबंधित, 6 हो गए। अब 4 और हैं। 7वां है ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न, है ना, ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न। अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं। तो जो SC ST हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कह लें EWS हैं, उनका अगर पुलिस उत्पीड़न कर रही है तो हम जा सकते हैं। पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं, तो हम कह लें उत्पीड़न एक शब्द। उत्पीड़न गांव का ही गांव के व्यक्ति को उत्पीड़ित कर रहा है, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, SC ST या फिर EWS, इनको अगर पुलिस उत्पीड़ित कर रही है तो भी PIL दायर किया जा सकता है। फिर 8वां है पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं। पारिस्थितिक संतुलन में बाधा, औषधि, खाद्य पदार्थ में मिलावट, विरासत एवं संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं। मतलब कि जो 51 का है, संविधान का 51 का आर्टिकल 51 का, तो उसमें जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ से मैच कर रही हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं इसमें आ सकती हैं। पारिस्थितिक संतुलन में बाधा, औषधि, खाद्य पदार्थ में मिलावट, जैसे अभी हाल ही में अफ्रीका में एक शायद 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। वो भारत की जो दवा कंपनियां हैं उनकी दवा का सेवन किया, उनकी औषधियों का सेवन किया और उनकी मृत्यु हो गई किसी कारण से। तो ये जो मामला बनेगा इसको PIL के रूप में डाला जा सकता है। तो औषधि, खाद्य पदार्थ में मिलावट, विरासत एवं संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं, तो यहाँ पर हम दायर कर सकते हैं। दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, जैसे नूह में जो घटना हुई, नूह में करीब जो घटना हुई उसमें 6 से ज़्यादा लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जला दी गईं, और जो दुकानें थीं, घर थे, उनको फूंक दिया गया। तो ये दंगा हो गया। तो इस दंगा में जो हिंदू पक्ष जो पीड़ित है, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी PIL दायर किया जा सकता है। फिर पारिवारिक पेंशन जो है, फैमिली पेंशन, इसके लिए भी याचिका दायर की जा सकती है। तो ये 10 क्षेत्र हैं, फिर से दोहरा लें। एक श्रमिक से संबंधित है, बच्चों से संबंधित, जेल से संबंधित, पुलिस से संबंधित, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनसे संबंधित, कमज़ोर वर्ग में SC ST EWS उनसे संबंधित, महिला से संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं, और पारिवारिक जो पेंशन है उससे संबंधित हैं, है ना, जो दंगा पीड़ित हैं उनसे संबंधित हों। तो ये सारे विषय हैं जिसमें याचिका को दायर किया जा सकता है। तो श्रमिक से संबंधित, बच्चों से, जेल से, पुलिस, कमज़ोर वर्ग, महिला, पर्यावरण, पेंशन और दंगा पीड़ित, इन सब के हितों की सुरक्षा के लिए हम PIL को दायर कर सकते हैं। यह है PIL का विषय क्षेत्र।
निम्नलिखित कोटियों के अंतर्गत आने वाले मामले पीआईएल के रूप में व्यवहृत नहीं होंगे। तो 5 चीज़ें हैं जिसमें पीआईएल को दायर नहीं किया जा सकता है। पहला है मकान मालिक किराएदारों के मामले, है ना। जब मकान मालिक और किराएदार का मामला होता है उसको हम पीआईएल के रूप में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मामला हो जाएगा ऐसे। तो ये सब छोटे छोटे मामले जो हैं जिला स्तर के जो न्यायालय होते हैं उन सब में सुलझाया जाए तो अच्छा है। फिर सेवा संबंधी तथा वे मामले जो पेंशन तथा ग्रेच्युटी से संबंधित हैं। अच्छा, पारिवारिक पेंशन है तो जा सकता है, लेकिन पेंशन तथा ग्रेच्युटी से संबंधित है तो नहीं जाया जा सकता है। फिर केंद्र या राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें उन मामलों को छोड़कर जो उपरोक्त के बिंदु 1 से 10 से संबंधित हैं। मतलब जो हमने 10 बिंदु बताए उससे संबंधित मामलों को छोड़ करके अगर केंद्र या राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय के खिलाफ कोई शिकायत है तो नहीं जा सकते उसमें कोर्ट में तुरंत ही पीआईएल मतलब दायर नहीं कर सकते हैं। चौथा, मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन एडमिशन नहीं हो रहा है तो भी नहीं जा सकते हैं उसमें, मतलब पीआईएल नहीं दायर कर सकते, वैसे जा ही सकते हैं। जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं, तो ये चीज़ें पीआईएल के विषय क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब देखते हैं कि पीआईएल के सिद्धांत क्या हैं। तो 12 सिद्धांत हैं पीआईएल के 12 सिद्धांत हैं। अच्छा, विशेषताएं क्या क्या थी हमने देखा था कि कानूनी सहायता आंदोलन का एक पक्ष है, ये भिन्न प्रकार का मतलब याचिका होती है और इसमें सार्वजनिक हित निहित होना चाहिए, और जो संवैधानिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिनका जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, साधनहीन हैं, प्रतिनिधित्व विहीन हैं, उनके संरक्षण के लिए, और ये एक सहकारी प्रयास होता है ना। जिनके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करवाना हो तो भी हम जा सकते हैं, ये मतलब इसकी विशेषताएं हैं। और ये वैयक्तिक अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता है, ये सारी विशेषताएं हैं। और कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं तो उसको हमने देखा ही। यहाँ पे विषय क्षेत्र और भी दिए गए हैं, उसमें देखें कुछ नई बातें मिले। वैसे ये जो है वो 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने ही बताया है, जिसे 2003 में संशोधित करके और चीज़ें जोड़ी गई होंगी या घटाई गई होंगी। ये निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो। सिंपल आसान भाषा में, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो, जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो, जब सड़क में रोशनी लाइट की व्यवस्था ना हो जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो रही हो, तो भी हम पीआईएल दायर कर सकते हैं। जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, देखिए पीआईएल दायर कर सकते हैं इसके लिए। जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, जहां निर्माण करने वाले कंपनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित कर रही हो, जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े। फिर जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए, उच्च स्तरीय राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए,
सड़क एवं नालियों के रखरखाव के लिए, सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए, व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए ताकि यातायात में कठिनाई ना हो। तो ये सारे विषय क्षेत्र हैं। और जनहित याचिका से संबंधित उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हैं, जैसे रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और राम शरण बनाम भारत संघ, ये जो केस हैं, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो औपचारिकता ना करें। अगर जनहित याचिका है तो उसमें औपचारिकताओं में ना पड़ा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक केस में निर्णय है। फिर शीला बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार दायर हो गया है तो दायर हो गया, अब उस पर सुनवाई होगी ही। तो ये दो केस हैं। एक प्रश्न है कि क्या जनहित याचिका को दायर करने व उसकी सुनवाई के लिए वकील आवश्यक है? तो जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है और राष्ट्रीय या राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का भी प्रावधान है। तो सरकारी वकील मिल जाएगा PIL के लिए। फिर जनहित याचिका दायर होने के बाद न्याय का प्रारूप क्या होता है? तो जनहित याचिका में न्याय का प्रारूप प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। पहला, सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश, इनमें प्रतिकर, औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश आदि होते हैं। और दूसरा, अंतिम आदेश, जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने व समय सीमा जिसके अंदर लागू करना होता है, ये सब बताया जाता है। क्या एक साधारण पत्र के जरिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो ये विशेषताओं में आ जाएगा सारी बातें कि जनहित याचिका एक खत या पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की गई हो। व्यथित व्यक्ति द्वारा, यानी जो खुद व्यथित हो, परेशान हो। सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा। उन लोगों के अधिकारों के लिए जो कि गरीबी या किसी कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते। तो ये चीज़, उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 छाया प्रति दाखिल करनी होती हैं। प्रतिवादी को याचिका की छाया प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती हैं। चीज़ें, उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। प्रत्येक याचिका की एक छाया प्रति होती है। यह छाया प्रति अधिवक्ता के लिए बनाई गई छाया प्रति या अधिवक्ता की छाया प्रति होती है। एक छाया प्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छाया प्रति की देय रसीद लेनी होती है। दूसरे चरण में जनहित याचिका की 2 छाया प्रति प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में देनी होती है। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर की जाती है जिस प्रकार से रिट याचिका दायर की जाती है। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद अथवा किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो
तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, देहरादून में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो, तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे: उत्तरांचल राज्य, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी कारखाना। ऐसे जनहित याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो, वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत हित भी सम्मिलित हो। ठीक है। जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के सामूहिक हितों, जैसे सरकार की कोई फैसले या योजना जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो, किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जनहित याचिका को के 3 उद्देश्य बताए गए हैं: एक, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना; एक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए; और तीसरा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो मौलिक अधिकार किसी एक का अगर खंडित हो रहा है तो भी जाया जा सकता है। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका निम्नलिखित न्यायालयों के समक्ष दायर की जा सकती है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं। तो ये रहा इसका। अब देखते हैं कि PIL के सिद्धांत क्या हैं। तो 12 सिद्धांत हैं इनके। सर्वोच्च न्यायालय ने PIL से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत निरूपित किए हैं, और जो सिद्धांत हैं वो गुरुव्यूर देवासुम मैनेजिंग कमेटी बनाम CK राजन 2003 के केस में इन 12 सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने ही बताया है। तो उसमें से पहला है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से हैं और इस स्थिति में नहीं हैं कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। न्यायालय ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, इसलिए वह राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित करता है। फिर से, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से हैं और इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। न्यायालय ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, इसलिए वह राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित करता है। तो यह है पहला सिद्धांत। दूसरा, जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू कराने के बरक्स राज्य के संवैधानिक कर्तव्य और प्रकार्य के मामले उठते हैं, न्यायालय एक पत्र अथवा तार को भी PIL के रूप में व्यवहृत करता है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों तथा सुनवाई से संबंधित कानूनों में भी छूट देता है। फिर से, जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू कराने के बरक्स राज्य के संवैधानिक कर्तव्य और प्रकार्य के मामले उठते हैं, न्यायालय एक पत्र अथवा एक तार को भी PIL के रूप में व्यवहृत करता है, स्वीकार करता है। ऐसे
मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों तथा सुनवाई से संबंधित कानून में भी छूट देता है। क्योंकि एक केस जो देखा था हमने कि राम शरण वर्सेस भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि PIL अगर आए तो उसमें जो प्रक्रियागत चीज़ें होती हैं उससे छूट प्रदान की जानी चाहिए। तो वही चीज़। तीसरा सिद्धांत है, जब लोगों के साथ अन्याय हो, न्यायालय अनुच्छेद 14 तथा 21 के तहत कार्यवाही से नहीं हिचकेगा। जब लोगों के साथ अन्याय हो तो न्यायालय अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, 14 मीन्स क्या, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी ऑफ लॉ, मतलब कह लें कि रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो अनुच्छेद 14 जिसको कानून का शासन हम कह सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत कार्यवाही से नहीं हिचकेगा। साथ ही मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी ऐसे मामलों में एक उपयुक्त एवं निष्पक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है। ठीक। चौथा, अधिकारिता संबंधी सामान्य नियम को शिथिल करके न्यायालय गरीबों, निरक्षरों तथा निःशक्तों की ओर से दायर शिकायतों की सुनवाई करता है, क्योंकि ये लोग अपने संवैधानिक या वैधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए वैधिक गलती अथवा वैधिक आघात के निवारण में स्वयं सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। पांचवा, जब न्यायालय प्रथम दृष्टया साधनहीन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाता है, वह राज्य अथवा सरकार को तत्संबंधी याचिका के सही ठहरने संबंधी किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता। फिर से, जब न्यायालय प्रथम दृष्टया साधनहीन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाता है, वह राज्य अथवा सरकार को तत्संबंधी याचिका के सही ठहरने संबंधी किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता। ठीक है। छठा, यद्यपि PIL पर प्रक्रियागत कानून लागू होते हैं, लेकिन पूर्ण न्याय रेस जुडिकेट का सिद्धांत, पूर्ण न्याय रेस जुडिकेट का सिद्धांत या ऐसे ही सिद्धांत लागू होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि याचिका की प्रकृति कैसी है, साथ ही मामले से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियां कैसी हैं। तो प्रक्रियागत कानून जो होता है, राम शरण वर्सेस भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि PIL की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए। और शीला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में कहा था कि PIL को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है। चलो, सातवां, निजी कानून के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष संबंधी विवाद PIL के रूप में अनुमन्य नहीं होगा। तो सिद्धांत है कि निजी कानून के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष संबंधी विवाद PIL के रूप में अनुमन्य नहीं होगा। आठवां, तथापि एक उपयुक्त मामले में भले ही याचिकाकर्ता किसी हित में अपने व्यक्तिगत परिवाद के समाधान के लिए न्यायालय की शरण में जा चुका हो, स्वयं न्याय के हित में न्यायालय जनहित के संवर्धन में इस मामले की जांच कर सकता है। नौवां, न्यायालय विशेष परिस्थितियों में आयोग या अन्य निकायों की नियुक्ति आरोपों की जांच तथा तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कर सकता है। यह ऐसे आयोग द्वारा अधिग्रहण की गई किसी सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन को भी निर्देशित कर सकता है। 10वां, न्यायालय साधारणतया नीति बनाने की सीमा तक अतिक्रमण नहीं करेगा।
न्यायालय द्वारा यह भी सावधानी बरती जाएगी कि लोगों के अधिकारों की रक्षा में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन न हो। 11वां, न्यायालय न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर सामान्यतया कदम नहीं रखेगा। उच्च न्यायालय यद्यपि संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने संबंधी निर्णय दे सकता है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। 12वां, साधारणतया उच्च न्यायालय को ऐसी याचिका को PIL के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें किसी विधि या वैधिक भूमिका पर प्रश्न उठाए गए हों। तो ये हो गए सिद्धांत। अब देखते हैं कि PIL दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश क्या हैं। PIL आज कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात प्रचार हित याचिका के रूप में या पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन राजनीति हित याचिका अथवा प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन निजी हित याचिका अथवा पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन पैसा हित याचिका या मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन मध्य वर्ग हित याचिका के रूप में कदापि परिणत होने देना नहीं चाहिए। समझ में आ गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में टिप्पणी की, जनहित याचिका कोई गोली नहीं है, न ही हर एक मर्ज की दवा। इसका अनिवार्य आशय कमजोरों एवं साधनहीनों के मूल मानवीय अधिकारों की रक्षा से था, जिसका नव प्रवर्तन एक जनपक्षी व्यक्ति की इन लोगों की ओर से दायर की गई याचिका से हुआ जो स्वयं गरीबी, लाचारी अथवा सामाजिक आर्थिक निःशक्तताओं के कारण न्यायालय राहत पाने नहीं जा सकते। हाल के दिनों में PIL के दुरुपयोग के दृष्टांतों में वृद्धि होती गई है, इसलिए उस प्राचलिक यानी पैरामीटर पर पुनः जोर देने की ज़रूरत है जिसकी सीमा में किसी याचिकाकर्ता द्वारा PIL का उपयोग किया जा सके तथा उसे न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य माना जा सके। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने PIL का दुरुपयोग रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। तो 8 दिशा निर्देश हैं ताकि इसका पॉलिटिक्स के लिए या अपने निजी हित के लिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, अपनी पब्लिसिटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, पैसा के लिए, है ना, और मिडिल क्लास इंटरेस्ट के लिए। 5 चीज़ें, पब्लिसिटी के लिए, पॉलिटिक्स, प्राइवेट इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट और मिडिल क्लास इंटरेस्ट। ये 5 चीज़ें ना हो जाएं ये लिटिगेशन के नाम पर, मतलब PIL के नाम पर। पब्लिसिटी इंटरेस्ट ना हो, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट ना बन जाए, प्राइवेट इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट, सारे पी वाले हैं। पी से पब्लिसिटी इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट और लास्ट में मिडिल क्लास इंटरेस्ट ना बन जाए। तो इसके लिए 8 दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने। पहला, न्यायालय सचमुच जरूरी है न्यायालय सचमुच जरूरी और वैध PIL को अवश्य प्रोत्साहित करें तथा विषयेतर कारणों वाले PIL को हतोत्साहित करें और रोकें। ठीक है, ये चीज। दूसरा, प्रत्येक वैयक्तिक न्यायाधीश PIL से निपटने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विकसित करें। इसके स्थान पर अधिक उपयुक्त यह होगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय वास्तविक एवं सदाशयी PIL को प्रोत्साहित करने तथा गलत नियत से दायर, ये देखें, मैलाफाइड इंटेंशन, गलत नियत से दायर PIL को हतोत्साहित करने के लिए नियमों का उपयुक्त ढंग से सूत्रण करें। गलत नियत क्या? पब्लिसिटी, पॉलिटिक्स, पैसा और प्राइवेट इंटरेस्ट और मिडिल क्लास इंटरेस्ट। ये क्या है? इस इंटरेस्ट से अगर PIL दायर की जा रही है तो ये गलत नियत से
दायर याचिका है, तो इसके लिए उच्च न्यायालय स्वयं नियम बनाए। तीसरा, न्यायालय को किसी पीआईएल को स्वीकार करने के पहले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता को प्रथम दृष्टया सत्यापन कर लेना चाहिए। चौथा, न्यायालय पीआईएल की सुनवाई के पहले याचिका के अंतर्वस्तु की परिशुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया आश्वस्त हो लें। पांचवा, न्यायालय याचिका की सुनवाई से पहले पूरी तरह आश्वस्त होगा कि इस याचिका से जनहित यथेष्ट रूप में जुड़ा हो। छठा, न्यायालय को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो याचिका वृहत रूप में जनहित और गंभीरता तथा अत्यावश्यकता से जुड़ी है, तो न्यायालय को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो याचिका वृहत रूप में जनहित और गंभीरता तथा अत्यावश्यकता से जुड़ी हो, उसे अन्य याचिकाओं के ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सातवां, पीआईएल की सुनवाई के पहले न्यायालय यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि पीआईएल वास्तविक जनहानि अथवा जनाघात के समाधान को लक्षित है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीआईएल दायर करने के पीछे कोई निजी लाभ, व्यक्तिगत प्रेरणा या गलत इरादा नहीं है। आठवां, न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय निकायों द्वारा गलत इरादों से दायर की गई याचिकाओं भारी जुर्माना लगाकर अथवा सारहीन याचिकाओं तथा ऐसी याचिकाएं जो असंगत कारणों से दायर की गई हों को भी ऐसे ही तरीके से अपनाकर हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये हैं 8 दिशा निर्देश, ताकि कोर्ट के ऊपर जो है दबाव, मतलब कार्य का बेमतलब का दबाव ना पड़े। तो यह है पीआईएल से संबंधित पूरा डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।